नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। ये साइकिल मेरी है। जी हां, दो सवार हैं और साइकिल एक है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो चुनाव आयोग के सामने भी है और इसीलिए कुछ वक्त लग सकता है तो कहीं साइकिल का निशान ही फ्रीज ना हो जाए। और ये दोनों नहीं चाहेंगे, दोनों गुट। सुलह की कोशिशें भी हैं तो खेल बिगाड़ने का खेल भी जारी है। राम गोपाल कह चुके अब सुलह की गुंजाइश नहीं, लेकिन आजम जैसे कुछ लोग हैं जो अब भी चाहते हैं कि बाप बेटे में सुलह हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकल जाए। तो मुश्किल कुछ आसान हो सकती है, लेकिन अभी की जो सारी जंग है वो निशान पर है। कहा यह जा रहा है कि यह साइकिल मेरी है। तो लखनऊ से शुरू हुई ये लड़ाई अब दिल्ली आ पहुंची है, चुनाव आयोग की दहलीज पर। कल मुलायम सिंह यादव के गुट के लोगों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। अब अखिलेश खेमा चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है। इस बीच की अहम खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक कोशिश सुलह की भी चल रही है, लेकिन राम गोपाल यादव की तरफ से एक बड़ी बात यह कही गई कि अब सुलह की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, कोई समझौता मुमकिन नहीं है। लेकिन कहा यह भी जाता है हमेशा और अक्सर हम सुनते हैं कि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहां पर तो बाप और बेटे आमने सामने हैं, चचा और भतीजे का मामला। यहां तो गुंजाइश बहरहाल बनती है और हो भी सकती है। तो अब सारा मामला चुनाव आयोग के सामने है। चुनाव आयोग कितने वक्त में इसका फैसला करेगा ये एक अहम बात है, लेकिन दोनों तरफ से साइकिल के निशान को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश की गई। पहले एक रिपोर्ट आप देखें, फिर अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। समाजवादी पार्टी दो खेमों में बटी तो जंग असली नकली साबित करने को लेकर शुरू हो गई। दोनों गुट ये साबित करने में तुले रहे कि किसकी दावेदारी पार्टी पर ज्यादा है और साइकिल की सवारी कौन करेगा। दावेदारी जताने में सबसे आगे रहे मुलायम सिंह यादव, जो अपने दल बल के साथ चुनाव आयोग के पास जाकर असली समाजवादी होने का दावा सोमवार को ही कराए। चुनाव है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव है हमारे तस्कर पर। उधर अखिलेश खेमे की अगुवाई करने वाले रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग से मिलकर ये कह दिया कि पार्टी के 90% लोग उनके साथ हैं, लिहाजा साइकिल की सवारी का हक तो उन्हीं का बनता है। समाजवादी पार्टी के 90% MLA, MP, MLC और जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ हैं। इसलिए अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है। ये हमने मांग की है कि इसको माना जाए। अगर सुलह नहीं हुई तो साइकिल की सवारी कौन करेगा, इस पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग को करना है। जानकार बताते हैं कि आयोग ये देखेगा कि किसके पास पार्टी के ज्यादा विधायक, सांसद, MLC और पदाधिकारी हैं। यानी शक्ति के आधार पर ही ये तय होगा कि साइकिल की सवारी कौन करेगा। लेकिन अगर इतने से भी तस्वीर साफ नहीं हुई तो चुनाव आयोग साइकिल सिंबल को फ्रीज कर दोनों को नया सिंबल दे सकता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के मामलों के निपटारे में 4 से 5 महीने का वक्त लग जाता है और यूपी चुनाव में अब उतना समय बाकी नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन बिल्कुल सर पे सवार है और पार्टी सिंबल का इशू सबसे बड़ा इशू होगा कि ये सिंबल साइकिल कौन यूज कर पाएगा। तो ऐसी सूरत में कि जब दोनों ही फैक्शन क्लेम करेंगे कि वही रियल पार्टी है, ऐसा होता है जैसे कि कई केसेस में पहले इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो मौजूदा सिंबल है उसको फ्रीज कर देते हैं। वैसे अगर सिंबल फ्रीज हुआ तो दोनों पक्षों को इसका नुकसान होगा, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक करीब 3 महीने पहले ही राम गोपाल यादव ने पार्टी संविधान में एक बड़ा संशोधन कराया था और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी थी। इस संशोधन में कहा गया था कि अगर पार्टी अध्यक्ष तानाशाह हो जाए तो उपाध्यक्ष को बैठक बुलाने का हक होगा और इसी के तहत पार्टी उपाध्यक्ष और अखिलेश गुट के किरणमयी नंदा ने पिछले दिनों बैठक बुलाकर मुलायम को अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने का फैसला कर लिया। कहीं न कहीं यही तो वजह है जिसके चलते अखिलेश खेमा उत्साहित नजर आया, जबकि मुलायम सिंह कमजोर पड़ते दिखे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया।
तो अखिलेश खेमा न सिर्फ उत्साहित है बल्कि ताकत भी शायद उसके साथ है, और यही वजह है कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो बातें उनकी तरफ से कही गई, पहली तारीख को जो अधिवेशन हुआ तो उसके बाद उस पर वो कायम है। और मुलायम सिंह किस तरह से कमजोर खुद को महसूस कर रहे हैं, 5 तारीख के अधिवेशन के फैसले को रद्द करने से आप उसको महसूस और उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे साहब। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस से आते हैं। सुलेमान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय साहब स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ में हैं, और हृदय नारायण दीक्षित बीजेपी से आते हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रितु सिंह हैं बीएसपी से आती हैं, और कुछ ही वक्त में समाजवादी पार्टी से केसी जैन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अभय जी आपसे, क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही, क्या कोई ऐसी कोशिश जो सुलह की है वो कामयाब हो सकती है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक सुलह की कोशिश चल रही है। देखिए, इस पूरे विवाद में जो राजनीतिक प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गठजोड़ समाजवादी पार्टी से होगा या नहीं होगा, समाजवादी पार्टी से होगा या समाजवादी पार्टी के किसी एक धड़े से होगा। अगर ये प्रश्न केंद्र में नहीं होता तो मुलायम सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ना हटाया जाता, उत्तर प्रदेश की पार्टी में कब्जा कर लिया जाता। लेकिन मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इसलिए हटाया गया कि शुरू से ही वो इस गठजोड़ के खिलाफ थे, और उनके अपने मजबूत कारण है इसलिए इस गठजोड़ के खिलाफ थे वो। और अखिलेश खुल के कह चुके हैं कि ये गठजोड़ होना चाहिए, गठजोड़ होगा तो हम 300 सीटें जीतेंगे, इसीलिए मुलायम सिंह जी को हटाया गया। वरना सारा झगड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश के टिकटों को लेकर था, राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस तरह से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अगर मुलायम सिंह जी मान जाए कि हवाई कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर लीजिए, तो बाकी जो मसले हैं कि इनको कहां रखा जाए, इनका निलंबन वापस लिया जाए, क्या किया जाए, ये सब मसले तय किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मुलायम सिंह जी इस बात को नहीं मानेंगे तो समझौता नहीं होगा। ये राजनीतिक प्रश्न है, बहुत सारे व्यक्तिगत प्रश्न भी शामिल हैं, बहुत सारे झगड़े भी शामिल हैं, वो अलग बात है मतलब। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव की जो केंद्रीय रणनीति क्या हो, उससे संबंधित सवाल ये है जो कि इन लोगों को आपस में बैठ के तय करना है। अगर ये तय नहीं हुआ तो फिर ये विभाजन धीरे धीरे और औपचारिक स्वरूप ग्रहण करता चला जाएगा। ठीक है अनिल जी, आप लगातार लखनऊ से काफी टच में है, लगातार आप अपडेट्स वहां से ले रहे हैं। ताजा सूरत हाल क्या है, आप क्या देख रहे हैं अभी तस्वीर? ताजा सूरत हाल को समझने के लिए पार्टी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। पार्टी में 2 खेमे बच चुके हैं लड़ाई में। अब कुछ ही लोग बचे हैं जो खेमे में नहीं है, जैसे मधुकर जेटली हैं और 2-4 नेता है, नहीं तो पार्टी में लाइन बढ़ चुकी है। अखिलेश के जो लोग सम्मेलन में गए उस दिन वो अखिलेश के साथ हैं, और कुछ लोग अखिलेश के साथ नहीं है, वो मुलायम सिंह के साथ हैं। तो समझौता कराने की जिम्मेदारी किन कंधों पर, और उनका महत्व कितना है पार्टी में, उनकी कितनी बात मानी जाती है। पहला नाम इसमें आजम खान साहब का। आजम खान साहब बहुत मजबूती से लगे हैं, मधुकर जेटली लगे हुए हैं, ये 2 नाम जो है मजबूत। लेकिन तीसरा एक पक्ष है जो बाहर से, लालू प्रसाद यादव भी लगातार इस गठबंधन को बनाए रखने में, इस परिवार को एक रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज यहाँ बता दूं, सिर्फ लड़ाई कांग्रेस से समझौते की नहीं है, लड़ाई पार्टी में असली लड़ाई टिकटों की बंटवारे की है, क्योंकि जनरेशन की लड़ाई है। ये मुलायम सिंह जी का स्वस्थ रहते हुए अंतिम चुनाव है। जो ज्यादा से ज्यादा टिकटों को बांट पाएगा, उससे अपनी कार्य समिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रख पाएगा, कल पार्टी उसी की होगी। और एक जो शिवपाल यादव की बात करें तो संगठन में शिवपाल यादव के समर्थन करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। जो इक्के दुक्के लोग खड़े हैं वो मुलायम सिंह के साथ खड़े हैं। जब मामला शिवपाल बनाम अखिलेश होगा तो अभी जो अखिलेश की स्थिति 80 और 20 की है, कहीं 99 और 1 की स्थिति हो जाएगी। ये बात मुलायम सिंह यादव को पता है, इसलिए खुल के आप पिछले दिनों पीछे से आ रहे थे, लेकिन अब खुल के आए हैं। दूसरी चीज सिंबल की लड़ाई की बात है। कहीं न कहीं मुलायम सिंह को अंदाजा हो गया है कि सिंबल और पार्टी दोनों पे उनकी पकड़ खत्म हो चुकी है। उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो 5 तारीख को बुलाई है, उसमें कितने लोग आ रहे हैं? 82% लोगों ने सिग्नेचर करके दे दिया है, और इसी वजह से रद्द कर दी उन्होंने वो बैठक। हाँ, और कार्य समिति के 8 में से 3 लोग उनके साथ हैं। जो बचे कुछ लोग हैं, एक अमर सिंह, शिवपाल और खुद मुलायम सिंह, 3 को छोड़ के चौथा उनके पास नहीं है। आजम खान उनके पास हैं, बट उनके साथ हैं कि नहीं है वो तो पार्टी को एक करने में जुटे हुए हैं। अगर राष्ट्रीय परिषद में उनका समर्थन नहीं है, उनके पास एक भी सांसद नहीं है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग नहीं है, तो ऐसे में मुलायम सिंह को बैकफुट पे आकर समझौता करना ही पड़ेगा। आपको याद होगा परसों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे अखिलेश यादव, तो मैं किरमा नंदा जी से मैं फोन पे था, मैंने उनको सलाह दिया था, मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश क्यों नहीं गए मुलायम सिंह यादव के पास, अपने पिताजी से आशीर्वाद क्यों नहीं लिया? जब भी बेटा जंग पे जाता है, हम जिस परंपरा में जीते हैं और लोकतंत्र में हमारे यहाँ जो भी रहा है, जिसकी पार्टी है, जो भी
पद बदलते रहते हैं, पार्टी के पद, प्रशासनिक पद, लेकिन माताजी पिताजी के या जो भी पारिवारिक रिश्ते हैं बदलते नहीं है। अखिलेश को उस दिन बड़प्पन दिखाना चाहिए तो मामला शायद उस दिन और आसानी से निपट सकता था। अखिलेश गए हैं, मामला बना है और कहीं ना कहीं मुलायम मान जाएंगे, जो मुझे लगता है। ठीक है। सुलेमान साहब, जैसा कि अभय जी कह रहे थे, अभय जी के जो व्यू है वो अनिल जी के व्यू से थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि कांग्रेस के साथ गठजोड़ को लेकर के सारे विवाद की शुरुआत हुई। आपका खेमा जाहिर सी बात है अखिलेश के साथ होगा, तो आने वाले वक्त में हम उम्मीद करें कि आपका गठजोड़ हो सकता है। देखिए, अभय दुबे जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और उनकी एनालिसिस को अक्सर हमने देखा है सही साबित होती है। लेकिन आज मैं अभय जी से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अलायंस की जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी का कोई अलायंस का इरादा नहीं है समाजवादी पार्टी से। आज तक भी अलायंस की कोई बात नहीं हुई। हाँ, इसमें यह बात मैं जरूर जोड़ दूंगा कि सियासत में कोई भी पॉसिबिलिटी को आप टर्न डाउन नहीं कर सकते, फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी को। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई अलायंस की आपसे कांग्रेस के किसी लीडर ने, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का इंचार्ज हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो समाजवादी पार्टी के किसी लीडर से बात हुई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब रूमर्स हैं, लोगों की अपनी अपनी वो हैं अटकलें हैं कि भाई अलायंस हो जाएगा। और वो ज्यादा जब बढ़ गए जब अखिलेश सिंह यादव ने एक प्रोग्राम में कहा कि अगर कांग्रेस से हमारा अलायंस हो जाएगा तो हमारी 300 सीटें आ जाएंगी। वैसे तो हम बहुमत लाएंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस हम 300 सीटें लाएंगे। लेकिन ना ही हमारे किसी नेता ने, ना ही किसी नेता ने इस तरह का दोनों तरफ से एक दूसरे की तारीफें हुई थी, वहां से शुरुआत वो तो देखिए, वो तो आप राहुल गांधी ने तारीफ की। किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए आपकी लाइकिंग हो सकती है। अखिलेश सिंह यादव ने भी राहुल गांधी जी की तारीफ करी, राहुल गांधी जी ने भी अखिलेश यादव जी की तारीफ करी। हाँ, और उस सबसे बड़ी बात ये कि हमारी पार्टी का जो पूरा कैंपेन है उसका स्लोगन ही है 27 साल यूपी बेहाल। और उस 27 साल में चौथी दफा समाजवादी पार्टी सत्ता में है, 2 दफा कांग्रेस का क्या हाल है ये आप भी बखूबी जानते हैं। हमारी आपके पास 403 सीटों पे 403 सीटों पे हमारे कैंडिडेट तैयार हैं और हम चुनाव में उतरेंगे। हमारी कैंपेन अभी किसान यात्रा हुई है, उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम समझते हैं बेहतरीन चुनाव हम लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। ठीक है। एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केसी जैन, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। आज के पैनल में सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है क्योंकि सारी चर्चा उन्हीं की पार्टी के ऊपर केंद्रित है। केसी जैन साहब, सबसे पहले तो ये आप बता दें हमारे दर्शकों को कि आप किस गुट से आते हैं। आप अखिलेश गुट से आते हैं या मुलायम गुट से आते हैं? मुश्किल है। देखिए, गुटबाजी की यहाँ नहीं, ये बताना बहुत जरूरी है सर, तभी चर्चा आगे बढ़ पाएगी ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश नहीं, आप सुन लीजिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय नेताजी से आज पूरी चर्चा हुई है। ये जरूर है कि चर्चा का कोई नतीजा अभी नहीं आ पाया है, लेकिन अभी दूसरे राउंड में बातचीत होगी, तीसरे राउंड में बातचीत होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी एक रहेगी। लेकिन आज चूंकि 2017 में चुनाव है, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत जरूरी था। और जितना जो भी कवायद शुरू हुई है वो कुल मिलाकर के 2017 के चुनाव को लेकर के ही है। और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के हाथ में पूरी शक्ति का, पार्टी की पूरी शक्ति होना जरूरी था, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही जो उनका भाषण था, अपने भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कोट किया, माननीय नेताजी हमारे नेता हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे पिता हैं और पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता है। अगर कोई आएगा तो मैं लड़ूंगा, चाहे घर वाला हो तब भी लड़ूंगा, बाहर वाला हो तब भी। केसी जैन साहब, ये सब कागजी बातें हैं। 1 तारीख को किरण नंदा भी हमारे साथ जुड़े थे। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। उस दिन भी हमने ये सवाल पूछा था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घोषित कर दिया गया, उस दिन भी अखिलेश जा सकते थे अपने पिता के पास उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे आशीर्वाद करने के लिए। ये सब सारी बातें तो हवाई सी इसी वजह से लग रही हैं। नहीं, देखिए, जब आप अगर उसकी बात करें, किरणमय नंदा जी की बात करें, तब भी आप देख लीजिए, चाहे किरणमय नंदा जी रहे हों, चाहे नरेश अग्रवाल जी रहे हों, चाहे पार्टी के और जितने भी लीडर वो रहे हों, तो जो भी कार्यकारिणी थी, पूरी की पूरी कार्यकारिणी वहां पर है, राम गोपाल जी वहां पर हैं, एसआर यादव जी वहां पर हैं, तो इस पर प्रश्न नहीं उठता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, सवाल शर्मा से चुने गए। ठीक है, केसी जैन साहब, कमरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नहीं बना लिए। केसी जैन साहब, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, चुने गए हैं, ठीक है, अधिवेशन में। लेकिन पिता की सहमति नहीं है। मेरे मैनेजिंग एडिटर अनिल भाई, आपसे सवाल है, जब आप कह रहे हैं पिता पुत्र के रिश्ते बराबर हैं, अच्छे हैं, तो एक पुत्र को पिता के पास जाने में 3 दिन क्यों लग गया? लखनऊ में उनके घर और
दोनों के घर की दूरी 500 मीटर भी नहीं है। 3 दिन लग गए जाने में पिता का आशीर्वाद लेने के लिए, और भी चुनाव आयोग में मामला पहुंचने के बाद गए आशीर्वाद लेने के लिए। पहले भी जा सकते थे अखिलेश यादव। देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी तो थी, माननीय नेताजी के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी थी। अखिलेश जी नहीं गए, नेताजी में नाराजगी नहीं, अखिलेश जी में था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अधिवेशन में नहीं, उन्होंने नेताजी ने कहा था कि अधिवेशन में राम गोपाल जी को अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई अधिवेशन में जाएगा तो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से मनाही कि अधिवेशन में कोई ना जाए। लेकिन राम गोपाल जी ने जो अधिवेशन बुलाया, उन्होंने कहा बिल्कुल जो है वैधानिक रूप से अधिवेशन को बुलाया गया है, अधिवेशन को बुलाने का हमें अधिकार है। पहले भी मैं अधिवेशन बुला चुका हूं और अधिवेशन में चुने गए। पूरे अधिवेशन में सबने सर्वसम्मत से हमारे पास पुख्ता जानकारी है। और जो चीज आप कह रहे हैं राय साहब, आपका जो प्रश्न है, आपका जो प्रश्न है कि 3 दिन क्यों लग गए। देखिए, माननीय नेताजी कल दिल्ली को निकल गए और वहां पे सारी चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, चुनाव आयोग गए। लेकिन अब की मैं बात कर रहा हूं, ये सारी बातें पुरानी हो गई मान के चलिए। माननीय नेताजी से माननीय अखिलेश यादव जी मिले हैं, बातचीत उन्होंने की है। चलिए ठीक है, एक और सवाल मेरा है, जैसा एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं। 3 महीना पहले पार्टी एक रहेगी, सिंबल एक रहेगा। 3 महीना पहले जिस गुट से आप बिलोंग करते हैं, तस्वीरें 4 दिन पहले आपकी आ रही थी कि आप अखिलेश यादव का झंडा पोस्टर लिए घूम रहे थे, आपका टिकट कट गया था, आप नाराज थे मुलायम सिंह यादव से और शिवपाल यादव से। जिस गुट को आप बिलोंग करते हैं उसने 3 महीना पहले पार्टी का संविधान बदल दिया कि उपाध्यक्ष को आपात स्थिति में संगठन को बैठक बुलाने का अधिकार है जब तानाशाह हो जाए अध्यक्ष। इस शब्द तानाशाह अध्यक्ष हो जाएगा, इसकी संभावना 3 महीना पहले कैसे पता चल गई थी आपको? देखिए, माननीय नेताजी नाराज जरूर है, लेकिन सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। सवाल आप सवाल को डाल रहे हैं, अध्यक्ष तानाशाह हो जाएगा। जो भी स्थिति जैसे पहले स्थिति बीच में नहीं, आप लोग भविष्य को कैसे जान रहे थे? सवाल ये है, अध्यक्ष कोई तानाशाह नहीं है। और ये जरूर आप सुन लीजिए राय साहब, मैं छोटा सा कमेंट मैं कर रहा हूं। देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो तानाशाह बताया माननीय नेताजी को, बात तानाशाह की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फैसले हो रहे थे, जिस तरीके से बाहर के लोग इंटरप्ट कर रहे थे पार्टी को, लगातार नेताजी को गुमराह करके लगातार जो फैसले हो रहे थे, आप देखिए मुख्यमंत्री जी को बाहर कर दिया पार्टी से, क्या मतलब इसका? फिर वापस लिया, राम गोपाल जी बाहर। चलिए, कुल मिलाकर लबोलाब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि सुलह की कोशिशें जारी और सुलह हो जाएगी। ठीक है, बहरहाल अभय दुबे जी, आप कुछ कहना चाहते थे, प्लीज अपनी बात रखिए, फिर मुझे हृदय नारायण साहब के पास जाना और रितु सिंह के पास जाना। एक छोटी सी बात ये कह रहा था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 तारीख को जो विशेष अधिवेशन हुआ जिसके अंदर अखिलेश यादव ने पार्टी पे कब्जा किया, उसमें क्या होगा, ये सब पहले कांग्रेस प्रवक्ता को कैसे पता था? कांग्रेस प्रवक्ता 31 तारीख को जब इन दोनों को वापस पार्टी में वापस लेने के लिए, इनकी बर्खास्तगी को वापस लेने के लिए आजम खान मध्यस्थता कर रहे थे, उस वक्त राशिद अल्वी कांग्रेस की तरफ से, पता नहीं कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है नहीं, उस वक्त चैनल पे, उस वक्त चैनल पे वो कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे थे। बहरहाल वो साफ कह रहे थे कि जो अब 1 तारीख को जो अधिवेशन होगा उसमें मुलायम सिंह जी को हटा दिया जाएगा। तो वो भी भविष्य को पढ़ना जानते होंगे। मैं कह रहा हूं, मेरा कहना ये है, आप कहना चाह रहे हैं कि मेरा कहना ये है, नहीं, मेरा कहना ये है कि, और ये सब प्रिंट मीडिया में, अखबारों में बहुत लंबे अरसे से खबरें आ रही हैं, अभी से नहीं आ रही, लंबे अरसे से खबरें आ रही हैं और मोटे मोटे हरूफों में आ रही हैं कि कांग्रेस चाहती है कि या तो समाजवादी पार्टी एकताबद्ध होकर उससे गठजोड़ कर ले, और अगर एकताबद्ध होकर गठजोड़ न कर पाए तो उसके अंदर विभाजन हो जाए और उसके एक बड़े धड़े के साथ वो अपना गठजोड़ कर लें। ये बात सही है कि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई इसकी औपचारिक बातचीत नहीं चली है गठजोड़ की, लेकिन ये प्रशांत किशोर हैं, वो जाहिर है कांग्रेस के कोई बड़े पदाधिकारी नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सब अखबारों में खबरें लगातार छपती, इस पर टीका टिप्पणियां होती हैं कि वो लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो ये सब जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है वो चलती रहती है, उसका आप खंडन लगातार करते रह सकते हैं कि भाई हमने कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आधिकारिक खंडन को ही माना जाए कि यही असली राजनीति है। सुलेमान प्लीज। अभय जी को जरा मैं मालूमात बता दूं कि राशिद अली साहब हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं है, जहां तक मेरी मालूमात है, और अगर वो है भी, हाँ, अगर वो है भी, मान ली अगर वो है भी, और वो कोई ऐसी बात टेलीविजन चैनल पे कह देते हैं जो पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है, तो वो पार्टी की ना ही ऑफिशियल स्टेटमेंट मानी जाएगी और ना ही पार्टी उससे कोई बाध्य है
और ना ही हमने इस तरह की कोई बात कही है। अब मुझे नहीं मालूम राशिद रिजवी साहब ने ऐसी बात क्यों कह दी, ये सवाल सिर्फ उन्हीं से पूछा जा सकता है। हाँ, अगर आपका इशारा, एक बात रह गई हुसैन भाई, अगर आपका इशारा इस तरफ है कि कांग्रेस पार्टी इस सब तोड़फोड़ में शामिल है या इस तोड़फोड़ का इंतजार कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही ये कांग्रेस पार्टी का फीचर है। ये हाँ सर, अब देखिए, ये सेलेंट फीचर तो भारतीय जनता पार्टी का है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट उत्तरांचल नहीं की जाती। ठीक है, उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश में हुसैन भाई, जो उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने गिराया, वो बीजेपी का फीचर है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। हृदय नारायण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत धैर्य से हमारी बातें सुनी। काफी देर से मैं आपके पास नहीं आ सका। अब भी आपको ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है या वाकई लग रहा है कि हाँ, समाजवादी पार्टी मुश्किल में है? समाजवादी पार्टी की लड़ाई घर की लड़ाई है, कभी कभी राजनीतिक हो जाती है, और जो राजनीतिक लड़ाई है कभी कभी घरेलू हो जाती है। राजनीति और घरेलू कलह में अंतर करना बहुत मुश्किल हो। लेकिन आप शुरू से इसको ड्रामा कहते रहे, अभय द्विवेदी स्क्रिप्टेड कहते रहे। बिल्कुल नहीं, मैंने इसको ड्रामा इस अर्थ में कहा कि उत्तर प्रदेश में पीछे 4.25 साल से अब लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इस राज्य की आदरणीय जनता ने सत्ता सौंपी थी। सत्ता संचालन में समाजवादी पार्टी की सरकार बुरी तरह विफल रही। गुंडाराज आया, भ्रष्टाचार आया, भ्रष्टाचार संस्थागत हुआ, संवैधानिक संस्थाओं का अवमान हुआ, विधानमंडल भी ठीक से नहीं चले, पूरा जनजीवन उत्तर प्रदेश में अस्त व्यस्त हो गया और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इसे ठीक करने की प्राथमिकता निभानी चाहिए थी, ये कर्तव्य था, संवैधानिक कर्तव्य था समाजवादी पार्टी का, और यह काम करने में समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई अपनी पार्टी चलाने में भी। कांग्रेस के बारे में जो श्रीमान अभय जी ने कहा है, दुबे जी ने कहा है, यह बात पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि कांग्रेस की इच्छा ये रही है कि समाजवादी पार्टी का उससे गठबंधन हो, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पुरातात्विक सामग्री जैसी है। कांग्रेस का कहीं कोई जनाधार नहीं, कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं। उत्तर प्रदेश में एक जनाक्रोश रैली की गई थी, आक्रोश कांग्रेस के खाते गया, जन उसमें थे नहीं। इस तरह से कांग्रेस अकेले उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस कोई अस्तित्व, और इस पूरे झगड़े में आप अपना फायदा देख रहे हैं, इसलिए उसका लगातार प्रयास रहा। दीक्षित साहब, मैंने धैर्य से सुना है, मैंने धैर्य से सबकी बातें सुनी है, तो मेरा पक्ष भी सुन लेंगे तो बड़ी अनुकंपा। बिल्कुल। कांग्रेस इस खेल में खिलाड़ी है, यह बात तमाम विश्लेषक जो राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपके चैनल पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी को मेरी एक वाक्य में टिप्पणी है, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के परिवार की अंतर कलह से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। शून्य को शून्य से जोड़ो तो शून्य होता है, शून्य को शून्य से गुणा करो तो शून्य होता है। दो चीजें आपने बहुत अच्छी कही, मिलकर कांग्रेस और सपा कुछ आपने भी होकर पुरातात्विक कोई रिजल्ट नहीं पाएंगे। भारतीय बहुत जबरदस्त लोकप्रियता आता हूं। केसीजन साहब आपके पास भी आऊंगा। सुलेमान साहब, एक सेकंड जरा वक्त दीजिए, मैं ऋतु के पास जाना चाहता हूं। ऋतु, आपकी पार्टी की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी करने का इल्जाम लगाया जाता रहा, लेकिन अखिलेश ने उसी गुंडागर्दी के खिलाफ एक जंग छेड़ी और वो अलग अपने आप को करने की कोशिश में है। अब क्या इल्जाम लगाएंगे आप समाजवादी पार्टी पे, जो एक नया चेहरा है, अखिलेश का चेहरा? सर, आप ये बताइए, अखिलेश जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आप ये मानते हैं उनका चेहरा अच्छा है, तो आप ऐसा बताइए, जब उनके शासनकाल में उनके प्रदेश में इतनी चीजें हो गई, क्या कहते हैं, लूटपाट हुई, महिलाएं उत्पीड़ना हुई, और उनके ही नेता ने बोला कि जमीनों पे कब्जा करना चाहिए, तो अखिलेश जी का चेहरा कैसे अच्छा है, और कैसे उनके नीचे मुख्यमंत्री का एक वजूद होता है, उनके नीचे इतना कुछ हो गया और वो कुछ नहीं बोल पाए, तो क्या वो एक डमी नेता नहीं है? आप बताएंगे। और ऐसा
जिन्होंने प्रदेश को बस से बदतर बना दिया, 5 साल होने को आए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश जी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे या उनका चेहरा अच्छा है? और ये दो गुटों की लड़ाई आप बताइए, दो गुटों में जो बटे, क्यों बटे हैं? ये लड़ाई भी उसी लिए विभागों के पीछे अखिलेश जी ने उनका जो विभाग था शिवपाल जी का, तो वो रख लिया। इस तरह से इनके पास हमेशा लूटपाट के पीछे कुछ नेता आपने देखा कि बर्खास्त कर दिए गए, फिर वापस ले लिए गए। ये आप पहले मेरी बात को सुनिए, मैंने भी सबकी बात को सुना है, तो आप कम से कम ये सारी चीजें देखिए। क्या आज आपको नहीं लगता अखिलेश जी, मालूम था अखिलेश जी को कि मैं सत्ता में आने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं वाकई डमी साबित हुआ, तभी तो उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ अगर हम मिल जाए तो जब उनको अपने पर विश्वास नहीं था तभी तो वो कांग्रेस के ऊपर गठबंधन की बातें कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। और ये दो गुटों में जो लड़ाई है आज दिखावा भी है। ये अखिलेश जी का आप भी बार बार मीडिया में कह रहे हैं बड़ा अच्छा चेहरा, अरे उनके काम को नहीं दिखा रहे कि उन्होंने 5 साल में क्या किया है, इस प्रदेश का क्या हालत कर दिया। कभी आपने उस प्रदेश का हाल दिखाने की कोशिश करी है कि वहाँ की जनता किस तरह रो रही है? ऋतु जी शायद आप देख नहीं पा रही सही तरीके से। दिखा रहे आप अखिलेश जी को दिखा रहे। अरे अखिलेश जी अगर अच्छे होते तो ये सब बातें ही नहीं करते, गठबंधन की बात नहीं करते, और सीधे सीधे ये लोग सब मिलकर और क्या कहते हैं वोट मांगने जाते और ये सत्ता में आते, तो ये सत्ता में कभी आ ही नहीं सकते हैं। लोग तो रो रहे हैं, परेशान है कि बहन जी की सरकार कम से कम अच्छी तो थी, कम से कम। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं उत्तर प्रदेश की जो जनता है, आवाम जो है वो इसलिए सब बातें हो रही हैं। वो ये जरूर बता देगी कि वो किसे पसंद करती है और किसे हुकूमत में देखना चाहती है। सुलेमान आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अपनी बात रखिए, फिर मैं किसी जन मैं सिर्फ हुसैन भाई इतना कहना चाहता हूँ, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, दीक्षित जी ने, कि कांग्रेस का इस पार्टी के स्प्लिट में या तोड़ने में हाथ है, तो हमें तो किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने इसमें नहीं, ये इल्जाम सिर्फ उन्होंने नहीं लगाया, ये बात तो अभय जी भी कह रहे थे। मैं ये नहीं कहा कि इनका तोड़ना में, हाँ, मैंने बिल्कुल उनकी बात भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले से पता था कि होने मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, हमें तो किसी ने नहीं कहा। अभय दुबे जी ने एक बात की, उसका मैंने जवाब दिया, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। मैं दीक्षित जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अभय दुबे जी सिर्फ इतनी बात का मैं दीक्षित जी की जवाब देना चाहता हूँ। आजम खान साहब ने, जो सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो अब से नहीं 6 महीने से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अमर सिंह जी को, ठाकुर साहब को भेजा है समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए। ठाकुर साहब ने आपकी सरकार अखिलेश वही ठाकुर साहब ने न्यूक्लियर डील में आपकी सरकार बचाई थी। ठाकुर साहब ये तो इरेलीवेंट बात है, कोई चला देता उनको किसी। सर ये इरेलीवेंट बात है, न्यूक्लियर डील 2008 में हुई थी। ठाकुर साहब रूपी कौन सा आश्रय कि कभी भी किसी के पास चला जाता है। मेरी बात आप नहीं होने दे रहे, वो भी मैं जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आजम खान साहब 6 महीने से कह रहे हैं कि ठाकुर अमर सिंह को भेजा गया समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए। बीजेपी ने भेजा है, अमित शाह ने, और अभी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव खुद ये बात कह चुके हैं। तो हमें तो किसी ने हमारे ऊपर एलिगेशन ऐसी नहीं लगाई। ये तो बीजेपी का काम है। ये समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री और आजम खान साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, जो ये सुलह कराना चाहते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो जानते हैं बीजेपी इस पार्टी को तोड़ के सत्ता में आना चाहिए। जो आप पर इल्जाम आ रहा है उसकी बिना राशिद अल्वी का बयान बन रहा है, क्योंकि वो आपकी पार्टी से जुड़े हैं। उनके बयान का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप ये कह रहे हैं। अभिषेक जी प्लीज आप कुछ कहना चाहते हैं? अभय जी माफी। आदरणीय दीक्षित जी को मेरी बात पसंद आई, उसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्टियों की राष्ट्रीय रणनीति की प्रयोगशाला बनी हुई है। एक भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी कांग्रेस है। ये दोनों ही पार्टियां दरअसल चाहती हैं कि ये पार्टी विभाजित हो जाए, क्योंकि यही पार्टी विभाजित हो सकती है, क्योंकि उसके नेताओं में इतना आपसी अंतर्द्वंद है, इतना विवाद है, सत्ता की महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल हो चुकी हैं, एक परिवार के होते हुए भी वो लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, और उसके पीछे कैसे कैसे कारण है, कैसे कैसे रहस्य हैं, कोई नहीं जानता। तो अगर भाजपा सोचती है अगर समाजवादी पार्टी टूट जाएगी तो जो यादव वोटों का एक हिस्सा निश्चित रूप से झिटक कर उनके पास आएगा, और एक बाकायदा जो हिंदू एकता वो बनाना चाहते हैं, वो हिंदू एकता उत्तर प्रदेश में अल्पकालीन और दूरगामी दोनों दृष्टियों से बन पाएगी। और कांग्रेस ही सोचती है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठजोड़ होगा तो उसके चलते हम फिर से अल्पसंख्यक मतदाताओं के निकट संपर्क में आ पाएंगे। और मुलायम सिंह जी इसीलिए इस गठजोड़ का विरोध कर रहे हैं शुरू से। मुलायम सिंह जी का मानना यह अगर कांग्रेस से गठजोड़ हो गया और फिर अगर मुसलमान वोट हमारे पक्ष में ध्रुवीकृत हुए तो 2019 के चुनाव में मुसलमान लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा सकता है।
तो ये बातें सब चल रही हैं, इसमें लंबी पेशबंदी, अल्पकालीन पेशबंदी, दूर बहुत सारा जोड़ घटाव है, कई सारे पहलू इसके अंदर विद्यमान है, बहुत सारा और ये सब ये विश्लेषण है। ये वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई जासूस हूं और कोई कहीं से मुझे खबरें मिल रही हैं और तथ्य मिल गए हैं उनका बयान में कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक विश्लेषण, एक लंबे अनुभव के आधार पर ये बातें कह पा रहे हैं। बहरहाल लखनऊ का जो ऑफिस है समाजवादी पार्टी का, उस पर तो अखिलेश गुट का कब्जा हो चुका है, लेकिन दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, वहां क्या हालात है, वहां से एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता अमर सिंह ने हम तक पहुंचाई। देखिए पहले उसे आप। हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में। ये नेताजी का कमरा है। नेताजी का अभी भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं दूसरी और अगर देखें तो राष्ट्रीय कार्यालय का नाम की अगर बात करें तो प्रोफेसर राम गोपाल राष्ट्रीय महासचिव, अभी भी बोर्ड लगा हुआ जो उनका कमरा है। आपने अंदर का नजारा देखा और बाहर का नजारा, जो दिल्ली का केंद्रीय कार्यालय समाजवादी पार्टी का ऑफिस है 18 कोपरनिकस लेन, इस पे यहाँ पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है कि ताकि जो अंदरूनी परिवार के जो झगड़े हैं यहाँ पर उस तरफ का कोई घटना न घटे। लेकिन अगर बाहर के कब्जे की अगर बात करें, जहां तक ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की इस लड़ाई में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। ये मुख्य जो कार्यालय है उस पर भी अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ है। अब ये बड़ा सा पोस्टर देखिए, ये पार्टी ऑफिस है जो दिल्ली का कार्यालय है, इस पे लिखा हुआ है नव निधि प्रगति की ओर समाजवादी पार्टी पहुं और विकास पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर समस्त समाजवादी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। ये बड़ा सा पोस्टर आप देख सकते हैं। लखनऊ के बाद, लखनऊ में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया, अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस पे कब्जा किया, उसी तरह से यहाँ केंद्रीय कार्यालय जो दिल्ली में मौजूद है वहां भी अखिलेश यादव की ओर से कब्जे की तैयारी है। यही वजह है कि इसका आपने नजारा देखा, ये पोस्टर लगा हुआ है। दिल्ली से कैमरामैन मुकेश के साथ अमर सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। अनिल जी, क्या बचा है मुलायम सिंह यादव के पास? मुलायम सिंह के पास देखें तो सिर्फ ये बचा है कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, न उनके पास लोग हैं। और कहीं न कहीं अगर मुलायम सिंह को मैं जितना जानता हूँ, मुलायम सिंह जी अपनी इस हार में भले ही दुनिया को दिखा रहे हैं खुश हैं, कहीं न कहीं बेटे की विरासत में जो बार बार ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि लड़ाई इतनी आसानी 3 महीने पहले थी। हमको पता चल रहा है कि अखिलेश राम गोपाल यादव ने संविधान बदल दिया था, तो मुलायम सिंह जी को पता होगा, नहीं पता था तो उनके लोग क्या कर रहे थे। संविधान, वहां उनकी मौन स्वीकृति थी, संविधान बदला गया। शिवपाल और ये लगातार कह रहे थे कि ये भी शिवपाल यादव का बयान आया था कि राम गोपाल यादव चुनाव आयोग के टच में थे नई पार्टी बनाने के लिए। कई बार शिवपाल यादव बयान दे चुके हैं। अगर इनको ऐसा लगता था कि राम गोपाल यादव पार्टी बनाना चाहते हैं, या कोई भी पार्टी का पदाधिकारी अगर चुनाव आयोग जा रहा है बिना अध्यक्ष की सहमति और चुनाव आयोग से करेस्पॉन्डेंस कर रहा है, तो उसको उसी घंटे उसी मिनट बर्खास्त कर देना चाहिए था, पार्टी से निकाल दिया। उसके लिए 3 महीने इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगर 3 महीने इंतजार किए तो मुलायम सिंह यादव के मन में क्या चल रहा था तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुलायम सिंह कहीं न कहीं इस लड़ाई में किनारे खड़े होकर बहुत दिनों तक तमाशा देखा उन्होंने कि कौन भारी है, कौन भारी है, कौन भारी। एक समय जब उनको भातृत्व प्रेम आया, जब शिवपाल यादव सब कुछ हार चुके थे, तब मुलायम सिंह उनके साथ खड़े हुए थे लड़ाई में। उस दिन जब लड़ाई शुरू हुई तब अगर मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव के साथ खड़े होते तो शिवपाल यादव को मैं मानता हूं कितनी बुरी हार नहीं होती। जब सब कुछ चला गया तब वो खड़े हुए, इसलिए अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है पार्टी को देने के लिए। और लोगों को लगता है यूथ की पार्टी है कि अब मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लोग उनके साथ इसलिए नहीं कि मुलायम सिंह से नाराज हैं, मुलायम सिंह भविष्य अपना अखिलेश के साथ मुलायम सिंह के स्वस्थ रहते हुए, जो मैं उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूं, लेकिन जो उनका स्वास्थ्य है, मैं नजदीक से उनको बहुत जानता हूं पिछले 10 सालों से, बहुत सारे उनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहा है। तो ये उनको स्वस्थ रहते हुए उत्तर प्रदेश में अंतिम विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सब लोग पार्टी पे कब्जा चाहते हैं और जो लोग चाहते हैं कि अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, ताकि भविष्य उनमें दिख रहा है पार्टी ने और राजनीति लंबा वक्त नजर आ रहा है। उनको आकलन में लग रहा है कि अखिलेश भारी है, जो भारी हम उसके आभारी, सब उनके साथ चल दिए। ठीक है अभय जी, एक सवाल है, हालांकि बहुत तरफ इसकी चर्चाएं हो रही, क्या वाकई मुलायम सिंह की कोई मौन सहमति है इस पूरे मामले में? देखिए, ये थीसिस, इस कॉन्स्पिरेसी थियरी लगातार चल रही है कि समाजवादी पार्टी में जो हो रहा है वो एक मंचित किया जाने वाला ड्रामा है, और जो ये खास तौर से इस ड्रामा मुलायम सिंह जी की मर्जी से हो रहा है, ताकि वो बहुत सारे रीजन भी दिख रहे हैं। हाँ, भतीजों को किनारे करके अखिलेश की छवि को लगातार और बेहतर से बेहतर बनाया जाए और अंततः अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव हो।
तो देखिए, ये सब करने के लिए इस हद तक जाना, इस हद तक झगड़े को बढ़ाना, अगर ये सही ये बात है तो इस तरह झगड़ा कि पूरी पार्टी की राजनीतिक साथ ही जनता और समर्थन आधार की निगाह में गिर जाए। देखिए, इस तरह की ड्रामेबाजी में एक बहुत बड़ा खतरा यह है कि समाजवादी पार्टी का जो यादव समर्थन आधार है वो भी भ्रमित हो जाएगा, और जो मुसलमान समर्थन आधार है वो तो पहले से ही काफी भ्रमित हो रहा है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह की नियोजित नौटंकी है। ये महत्वाकांक्षाओं की, जबरदस्त महत्वाकांक्षाओं की टकराहट है। समाजवादी पार्टी में सत्ता का जो समीकरण था, यानी सत्ता का जो आपसी बंटवारा था, वो बंटवारा जो शुरू में कुछ दिन तक कायम रहा, बाद में धीरे धीरे वो बंटवारा नाकाम होता चला गया। ये उसका परिणाम है। और मुलायम सिंह जी को सही वक्त पे, ऐसा कि राय साहब ने कहा, मैं सहमत हूं, मुलायम सिंह जी को सही वक्त पे पंच फैसला करना चाहिए था। सही वक्त पे ही तय करना चाहिए था कि नई परिस्थितियों में जो सत्ता का समीकरण है, जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है, वो किस तरीके से बदले। ऐसा करने में वो नाकाम रहे। वक्त को पहचानने बाहर की जो दो बिल्लियां हैं उन्होंने इस झगड़े में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। ये नहीं है कि वो उसमें किसी को एजेंट को भेज रही हैं ताकि वो टकराव हो। वो दोनों देख रहे हैं कि अगर ये विभाजन होता है, दोनों की इच्छा विभाजित हो जाए, एक बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में, वो विघटित हो जाए। अगर विभाजन होता है तो हमको इसमें से क्या लाभ मिलने वाला है। तो दोनों की ये इच्छा है, और इन इच्छाओं के विपरीत पक्ष भी हैं। जैसे कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी विभाजन हो जाता है और उस विभाजन के चलते मुसलमान वोट निराश होकर मायावती के ध्रुव पर अगर ध्रुवीकृत हो जाता है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी को उससे बहुत नुकसान है। तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी अंतिम रूप से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वोट का डिवीजन तो होगा, ये तय है। बहरहाल केसी जैन साहब, सारी लड़ाई अब साइकिल के निशान पर आ चुकी है। अगर सुलह नहीं हो पाती है तो क्या होगा, तब किस तरह के हालात होंगे? देखिए, पहली बात तो ये स्थिति पैदा नहीं हुई। राम गोपाल जी कह चुके हैं आपकी तरफ से, आप जिस गुट से आते हैं। ऐसी स्थिति पैदा होती है, नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और पूरी की पूरी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में, यूथ पूरा अखिलेश यादव जी के साथ में। ऐसे में चुनाव चिन्ह भी अखिलेश यादव जी को मिलेगा, समाजवादी पार्टी का साइकिल का चिन्ह, और 2017 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये सारी की सारी चीजें जो आपने गिनाई वो आपके साथ हो सकती है, लेकिन वोट सारा का सारा आपके साथ होगा, ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते। वो डिवीजन वहां होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। देखिए राय साहब कि जो आपने हुजूम देखा है, आपका टीवी चैनल पूरा दिखा रहा था, और दूसरे दिन मैं उसी दिन मैं आपके साथ में लाइव पर भी था जब मुख्यमंत्री जी को ये घोषणा की माननीय नेताजी ने कि इनको निकाला जाता है पार्टी से। पूरा हुजूम किस तरीके से, पूरा 5KD से लेकर के पार्टी दफ्तर से लेकर के किस तरीके से था, जगह जगह की आपने तस्वीरें दिखाई। आपसे भीड़ से नहीं मिलता है, अलग अलग चुनाव, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कहाँ पे क्या स्थिति थी। तो जैन साहब, मेरा सवाल है, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हुसैन ने जो कहा, मतलब ये है, आप सवाल को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। जनता, पूरी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन चुनाव आयोग जो है, अभी आदरणीय दीक्षित जी जो आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का, आप सवाल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। सवाल ये था कि साइकिल किसकी होगी। साइकिल लेने की प्रक्रिया ऐसी नहीं कि आप भीड़ में जाके दुकान लूट लीजिए जो आपकी पार्टी रहती है हल्ला बोल से। साइकिल तय करने का काम चुनाव आयोग करता है, और चुनाव आयोग फैसला कागजों को देख के करता है, नीति से फैसला करता है। आप जो एक प्रक्रिया है कि 50 दिन चुनाव आयोग को उसकी सुनवाई के लिए देना चाहिए। 50 दिन तो बचा ही नहीं है, तो साइकिल आपकी होगी कि मुलायम सिंह में, तो किसी की नहीं होगी। साइकिल तो किसी तीसरे को मिल जाएगी। सवाल है कि साइकिल कैसे मिलेगी आपको। साइकिल के लिए समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो नए चुनाव पे जाना पड़ेगा। देखिए मैं पेशे से एडवोकेट हूं, ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं उसको मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूं, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये स्थिति पैदा नहीं होगी कि जो है सुलह की स्थिति ना हो। सुलह हो जाएगी, आपस में बैठ करके निर्णय ले लिया जाएगा,
और आप मान रहे हैं कि 16 नहीं होगी तो साइकिल चली जाएगी, चुनाव लड़ेंगे और 2017 के आप सरकार बनाएंगे। आप पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ एक अधिवक्ता है, इसलिए मान रहे हैं पार्टी नहीं होगी, अगर समझौता नहीं हुआ साइकिल चली जाएगी। जी जी जी, और चली जाएगी तो नुकसान भी होगा, तो फायदा जा सकती है। अगर समझौता नहीं हुआ तो चुनाव आयोग इसको पिच कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन अभी जो बसपा की जो साथी बैठी हुई हैं और आदरणीय दीक्षित जी जो बैठे हुए हैं, आरोप लगा रहे थे काम नहीं हुआ। अरे आप पब्लिक के बीच में जाइए, आप जनता के बीच में जाइए, चलिए वो सियासी जिम्मेदारी है उनकी। ब्रिज भारतीय जनता पार्टी एक मिनट आप देखिएगा जब लड़ाई क्यों कर रहे हैं, लूट खसोट के पीछे लड़ाई है, सत्ता के पीछे लड़ाई है, और आप लोगों को अपने पर ही विश्वास नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, चाचा भतीजे को विश्वास नहीं है, फादर को। ये सब आप मिलकर एक नौटंकी कर रहे हैं, पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि अखिलेश जी तो बहुत। चलिए ऐसे तो किसी को नहीं समझ में आएगा कौन क्या कह रहा है, जब दो लोग एक साथ बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है। अब मैं हृदय नारायण दीक्षित साहब आपके पास आ रहा हूँ। दीक्षित साहब, जैसा कि हमारे मैनेजिंग एडिटर इंद्रा कह रहे थे कि जब दो लोग लड़ेंगे तो और पार्टी का सिंबल चला जाएगा तो ऐसे हालत में वोट का डिवीजन होगा, नुकसान जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के दोनों गुटों को होगा, तो फायदा किसको होगा? क्या वो फायदा आपके खाते में आ रहा है? बच रही है, कह रहे कोई काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की मैनिफेस्टो से बाहर जाके काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता का और भारतीय जनता पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि किसके पास साइकिल जाएगी, किसके पास दफ्तर जाएगा, किसके पास राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य होंगे, वोट किसके पास आएगा, इससे तो मतलब है ना आपका। समाजवादी पार्टी अपने अंतर विरोधों में बहरा रही है, अपने अंतर विरोधों के कारण टूट रही है। कांग्रेस की इच्छा ठीक समाजवादी पार्टी लड़ाई में दुश्मन की सेना में बगावत होना भी जीत मानी जाती है। दीक्षित जी, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, ना ही हमारे बारे में किसी ने कहा। एक आप कह रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अमर सिंह जी को आपने भेजा है। हम नहीं कह रहे हैं, हम उनके स्टेटमेंट आपको बताएं। मैं हस्तक्षेप नहीं करता, अपनी बारी में बोलता हूं। अगर आयोजक कहेंगे तो मैं अपनी बात आगे कहूंगा। प्लीज मुझे निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश की जनता का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई लेना देना नहीं है। हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने अंतर विरोधों में, अपनी अंतरकलह में, जो उसका अपना ढांचा है, अपनी काम करने की शैली है, उसके कारण टूट रही है। और सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर अराजकता फैलाई, जिस तरह से लूटमार हुई, जिस तरह से अवैध खनन हुआ, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं तहस नहस की गई, उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, और उसके पहले जो सरकार चली बहुजन समाज पार्टी की, देखना नहीं चाहती। और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, ठीक है, अपने नीतियों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर। चलिए वो तो जनता ही बताएगी कि लोकप्रियता बढ़ी है या डिमोनेटाइजेशन की वजह से कुछ हालात डीरेल जैसे हुए। बहरहाल एक रिपोर्ट हम जरा दर्शकों को दिखाते हैं। एक और बात सामने आई थी, वो ये बात की दस्तखत जो है मुलायम सिंह के यादव के, क्या वो खुद कर रहे थे या किसी और ने भी, क्योंकि 2 खत जारी किए गए जिसमें 2 अलग अलग तरह की साइन नजर आ रही है। ये रिपोर्ट आप देखें, फिर हम दोबारा चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुलायम खेमे में क्या चल रहा है? क्या कोई है जो मुलायम के फर्जी दस्तखत कर रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि मुलायम की तरफ से 1 जनवरी को जारी 2 चिट्ठियों पर साइन अलग अलग हैं। किरणमयी नंदा को पार्टी से निकालने का आदेश देने वाली इस चिट्ठी पर किए मुलायम के दस्तखत पर गौर कीजिए, और गौर कीजिए राम गोपाल यादव को निकालने वाली इस चिट्ठी पर एसपी मुखिया के हस्ताक्षर पर। दोनों दस्तखतों में कहीं से कुछ भी एक जैसा नहीं है। तभी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी ने मुलायम के नाम से चिट्ठी पर साइन किए थे? एक चिट्ठी में मुलायम सिंह यादव का आधा नाम लिखा हुआ है, जबकि दूसरी में पूरा। किरणमयी नंदा का दावा है कि ये दोनों ही चिट्ठियां फर्जी हैं। अधिवेशन का जो चिट्ठी लिखा, जो अधिवेशन असंवैधानिक है,
दो स्वाक्षर अलग अलग है और कोई स्वाक्षर भी नेताजी का नहीं। ये सब यही कर रहा है, नेताजी को गुमराह है। चुनाव का समय सब चाहते हैं समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आए, भाजपा का साथ मिल गया। कहा यह भी जा रहा है कि उम्र की वजह से कई बार मुलायम सिंह को यह पता नहीं रहता कि उन्होंने किसी के खिलाफ फैसला ले लिया है। ऐसे में मुमकिन है कि मुलायम के घर से ही कोई और उनके नाम पर साइन कर रहा है। वैसे बताया यह भी गया है कि मुलायम चिट्ठियों में अपना पूरा नाम मुलायम सिंह यादव लिखते हैं और यही दस्तखत उनका असली माना जाता रहा है। अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ। केसी जैन साहब, ये किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? कौन कर रहा है मुलायम सिंह के नाम पर यह दस्तखत? जी जी, एक फोटो ले लो। केसी जैन साहब, सुन रहे मुझे आप? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। अभय दुबे साहब, ये जो इल्जाम लगाया गया किरणमय नंदा साहब की तरफ से कि दो अलग अलग दस्तखत हैं, ये महज एक इत्तेफाक है या वाकई कुछ है इसके पीछे, आपको दिख रहा है? देख, जो आपने दिखाया है उसमें तो साफ लग रहा है कि दस्तखत बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा भी नहीं कि एक आदमी दो बार दस्तखत करता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। वो तो लगता है बिल्कुल एक व्यक्ति ने या तो दो भिन्न दस्तखत किए हैं या दो आदमियों ने। ऐसा होता है आमतौर से, एक आदमी दो अलग अलग तरह के? नहीं, इस तरह से तो नहीं हो सकता, और खासतौर से इतने गंभीर मसलों के ऊपर, और जब इतना बड़ा विवाद हो तो उसके बाद आदमी एक ही तरह के दस्तखत करता है। हर व्यक्ति एक ही तरह के दस्तखत हर जगह करता है, और वरिष्ठ लोग तो निश्चित रूप से ऐसा करते हैं। कोई बच्चा थोड़ी ना जो एक अपने नाम को दो तरह से लिख देगा। दूसरी बात, मैं इस तरफ आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग अभी उनके चुनाव चिन्ह के ऊपर सोच रहे हैं। इस पार्टी ने अभी तक अपने मतदाताओं को संबोधित करना ही शुरू नहीं किया है। देखिए, प्रदेश की दूसरी जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश ये चुनावी मुहिम में निकल पड़ी है। अखिलेश ने जो अपना रथ चलाया था वो तो शुरू में पहले दिन ही खराब हो गया था, और उसके बाद वो आगे ही नहीं बढ़ा। मतलब वो गतिविधि, वो पूरी कार्रवाई, वो काफिला आगे ही नहीं बढ़ा। सारी ताकत तो इस तरफ लगाई जा रही है। हाँ, अभी तक ये एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक अपने मतदाताओं को, यहां तक कि अपने समर्थन आधार को भी बाकायदा चुनाव के मोड में संबोधित करना ही शुरू नहीं किया है। दरअसल ये लोग चुनावी मुहिम में काफी पीछे पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों सवालों का जवाब मैं केसी जैन से लेता हूं। केसी जैन साहब, एक चीज तो ये कि जो इल्जाम किरणमय नंदा की तरफ से लगाया गया है, कौन दिख रहा है आपको इसके पीछे की दो अलग अलग दस्तखत जो हुई हैं? आवाज नहीं आ रही। अब केसी जैन साहब की आवाज मुझ तक नहीं आ रही। बहरहाल ठीक है। अनिल राय साहब, कुछ बातें इस तरह की भी थी कि मुलायम सिंह यादव की शायद तबीयत उस दर्जे की ठीक नहीं है, सेहत उतनी साथ नहीं दे रही, शायद भूल करके इस तरह की दस्तखत कर दी हो, या वाकई कोई ऐसा है जो उनके नाम पर इस तरह से लेटर्स जारी कर रहा था? कि जहां तक टेक्निकल बात करेंगे उसमें तो दस्तखत किसने किया है सवाल तब होता है जब मुलायम सिंह उसका सवाल उठाते हैं। मुलायम और जो करेस्पॉन्डेंस हुआ है वो जनता के लिए किया गया, प्रेस के लिए किया गया। कोई टेक्निकल जो चुनाव आयोग को चिट्ठी दी गई और सब जो चिट्ठियां दी जा रही हैं उसमें दस्तखत मैच नहीं करता है, और आयोग या जो भी प्रशासनिक लोग हैं उस पर सवाल उठाते हैं और मुलायम सिंह से पूछते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा हुआ है कि नहीं। मुलायम सिंह कहते हैं मैंने नहीं किया है। तब इस तरह के तकनीकी पहलू बैठते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव मीडिया के सामने लगातार खुद आ रहे हैं चिट्ठी जारी करने के बाद, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। ऐसे में कहना है कि उनसे चिट्ठी जारी करा लिया गया, दस्तखत का होता क्या है कि मुलायम सिंह बहुत सीनियर लीडर है और कभी कभी बहुत सारे करेस्पॉन्डेंस में साइन उन्होंने कर दिया होगा। मैं इस पे खंडन, अगर किसी ने साइन किया उनकी जगह पे, जैसा कि किरणमय नंदा का आरोप है, और एक साइन किए हुए भी 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, मीडिया में पिछले 8 घंटे से सारे समाचार चैनलों पे खबर चल रही है, आजम खान तक को पता है, लेकिन मुलायम सिंह जी ने तो इसका खंडन नहीं किया कि मैंने साइन नहीं किया है। तो फिर इसकी चर्चा करना बेमानी है कि किसने साइन किया है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो चुनाव आयोग को चिट्ठी गई है कि अखिलेश यादव को हमने, मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और सिंबल मेरा है, उसमें चुनाव मुलायम सिंह यादव के दस्तखत सही है कि नहीं है। अगर वो दस्तखत सही है तो ये सारे सिग्नेचर का कोई टेक्निकली वैल्यू नहीं रह जाती है। सही कह रहे हैं आप। बहरहाल इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समाजवादी पार्टी में जो एक घमासान सा मचा उस पर अपनी चिंताएं जाहिर की। जरा सुनिए उनको। मानकर चलता हूं कि जो भी क्षति होनी थी हो गई, और इसकी भरपाई इस क्षति की आगामी जो सरकार आएगी वो निश्चित रूप से करेगी। लेकिन हम किसी भी परिवार के कलह को लेकर कभी खुशी का इजहार नहीं कर सकते। हृदय नारायण दीक्षित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से बीजेपी से आते हैं। दीक्षित साहब,
इतनी फिक्र क्यों हो रही है आप लोगों को? गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक इतनी फिक्र कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर की, परिवार के अंदर की कलह की, जिससे आप कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है। माननीय राजनाथ जी ने ये कहा है कि किसी परिवार की कलह है। समाजवादी पार्टी, मैं फिर दोहरा दूं, वही बात सही है कि अपने अंतर विरोधों के कारण टूट रही। माननीय राजनाथ जी ने ये कहा किसी परिवार की अंतर कलह, किसी परिवार की लड़ाई, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है और ना हमारी प्रसन्नता का विषय है, ना हमारी अप्रसन्नता का विषय है। ये तो बड़ा स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले से ही अपने काम के कारण, 5 साल के सरकारी काज के कारण, अपनी नीतियों के कारण, प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिकृत करने के कारण, प्रशासन का घोर राजनीतिकरण हुआ, पूरा व्यवस्था चौपट हो गई। इसके कारण समाजवादी पार्टी पहले से ही अलोकप्रिय और अस्तित्वहीन हो गई थी। अब अपने अंतर विरोधों के कारण टूट रही। मैं फिर दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है कि चिट्ठी में दस्तखत थे कि नहीं थे, कि चुनाव आयोग में क्या होगा, साइकिल मिलेगी। बेशक जनता का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बेशक इसमें कोई दोहरा नहीं। ऋतु जी, एक फाइनल कमेंट है आपका कि इस पूरी टूट से, इस पूरी हंगामे से जो है वो फायदा एक तो किसको मिल रहा है, और एक फाइनल कमेंट उसके साथ जोड़कर आप दीजिए। सर, क्या कहते हैं, ये फायदे और नुकसान की बात तो हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई इनकी अपनी है। क्योंकि ये जो लड़ाई कर रहे हैं ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया नहीं है और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके अच्छा बना के संपत्ति गेन कर ले और प्रदेश के लोग ये समझे और काम को इनसे पूछे नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोगों की आंख खुल चुकी है, प्रदेश के लोग समझ चुके हैं कि ये लोग किस तरह, ये कितने झूठे हैं। आज ये वादे करते हैं, कल ये मुकर जाते हैं, तो इन पे कौन विश्वास करेगा? जब ये एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते तो प्रदेश की जनता कभी भी सपा सरकार पे विश्वास नहीं करेगी। ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जो भी समाजवादी पार्टी के अंदरूनी ये लड़ाई चल रही है परिवार में या पार्टी में, वो उनका अंदरूनी मामला है। हमारी टिप्पणी करना कोई जरूरी नहीं है और ये सही भी नहीं है। हमारी पार्टी, इस चुनाव का हमारा नारा है 27 साल यूपी बिहार, उसमें समाजवादी पार्टी का भी शासन आता है। हम चुनाव में उतरेंगे, पूरे 403 सीटों पे हमारे कैंडिडेट तैयार हैं और हमारे नेता फील्ड में जा चुके हैं। हम बेहतरीन चुनाव लड़ेंगे। हमने किसानों की बात अभी सितंबर अक्टूबर में किसान यात्रा में उठाई है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने खराब शासन या मिस गवर्नेंस किया है पूरे भारत में, और डीमोनेटाइजेशन का जो, नोटबंदी का जो एक बहुत ही ड्रैकोनियन पॉलिसी भारत के ऊपर उन्होंने लागू करी है, उसका जवाब उन्हें मिलेगा। और अभी मिला भी था। देवरिया में परिवर्तन रथ गया था बीजेपी का 15 और 20 दिसंबर के बीच में, और वहां एटीएम में खड़ी भीड़ ने उस रथ को पत्थरों से दौड़ा लिया था। जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के भागे, उसमें लोग रथ को लेके भागे। और उसके बाद जब बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई 22 या 23 दिसंबर को, तारीख एग्जैक्ट याद नहीं, तो वहां पर 10,000 लोग भी जमा नहीं हुए और इस बहाने से हेलीकॉप्टर वापस घुमा लिया गया मैदान से कि मौसम खराब है। तो और हम चाहते हैं कि भाजपा के नेता जाएं जब फील्ड में उत्तर प्रदेश में, तो उन्हें एहसास होगा कि लोग किस चीज से उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, दीक्षित साहब, एक छोटा सा फाइनल कमेंट आपका। बहराइच में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था। सर, फाइनल कमेंट दे दीजिए, बहराइच को छोड़िए, पूरे यूपी को देखिए। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। कल 15 लाख के लगभग लखनऊ में, राजधानी में रैली हुई, तमाम मौसम खराब होने के बावजूद। उस स्टेडियम की कैपेसिटी कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की अंतर कलह से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं और सरकार बनाएंगे इस संकल्प के साथ। ठीक है, अनिल जी, क्या देख रहे हैं आप 1-2 दिन में? और 1-2 दिन में चीजें साफ हो जाएंगी। अगर आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 तारीख को प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, उसके बाद इस लड़ाई का फैसला देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद 40 दिन के अंदर पहला चुनाव हो जाएगा। 45 दिन के अंदर सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के लिए 10 से 15 दिन रहेगा। तकनीकी तौर पर सिंबल, जिस दिन सिंबल देना होगा उसके पहले मुलायम सिंह यादव को अपने परिवार का झगड़ा सुलटा लेना पड़ेगा। अगर ये झगड़ा नहीं सुलटता है उस 15 दिनों में, तो निहायत है जरूरी है कि चुनाव आयोग उसमें इंटरवीन करेगा और फ्रीज हो जाएगा। कहीं न कहीं भाजपा की बात करेंगे, भाजपा के जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं, दोनों तरफ से रणनीति बना रहे हैं। उनको लगता है कि बसपा टूटेगी
तो उनको जो समाजवादी पार्टी टूटेगी तो उनको ओबीसी वोट बैंक 100% के साथ आ जाएगा, और नहीं टूटेगी तो माइनॉरिटी वोट बढ़ जाएगा। वो दोनों तरफ अपना फायदा देख रहे हैं, दोनों तरफ अपनी रणनीति बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है इसमें फायदा अगर टूटती है तो बीएसपी को मिलता, मेरे हिसाब से नजर आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट सर, फाइनल कमेंट अभय जी आपका। देखिए, मैं राय साहब के विश्लेषण से सहमत हूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो 1 तारीख को जो सांगठनिक इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने की है वो तभी कामयाब होगी जब वो मुलायम सिंह जी के प्रभाव को प्रभावी रूप से न्यूट्रलाइज कर दें, जोड़ लें। अगर वो न्यूट्रलाइज किसी भी तरीके से, या तो वो मार्गदर्शक, वो सपा के अडवाणी हो जाए, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, या फिर वो अखिलेश के साथ चले जाएं, अखिलेश के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ने लगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों ही धड़े बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुलेमान मोहम्मद खान, ऋतु और हृदय नारायण दीक्षित साहब, केसी जैन कहीं उनको जाना था वो जा चुके हैं। अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साइकिल किसकी है इसका फैसला तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन जनता बहुत उलझन में, जो उत्तर प्रदेश की आवाम है वो बहुत उलझन में है। और जैसा कि तमाम आने पैनलिस्ट ने कहा कि उसकी तरफ भी समाजवादी पार्टी को ध्यान देने की जरूरत है। क्या होगा आने वाले वक्त में, 1-2 दिन में पिक्चर अभी साफ होगी कि साइकिल किसकी है और क्या सुलह की कोई गुंजाइश बाकी है। थोड़ा इंतजार करते हैं। नमस्कार।